सो वेलकम टू ऑल एंड इन दिस लेक्चर हमें डिस्क्राइब क्या करना है आज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, क्या डिस्कस करेंगे? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि किससे मिलकर बना होगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा और दूसरा फार्मास्यूटिकल होगा एजेंट। ठीक है, तो दो चीजें इसमें, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके, और दूसरा फार्मास्यूटिकल। ओके, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया कि इट इज रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज फॉर डायग्नोसिस। तो एक आपका टर्म होता है डायग्नोसिस, शायद आपको पता हो डायग्नोसिस किसको बोलते हैं। डायग्नोसिस बोलते हैं कि रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन किसको बोलते हैं? किसी चीज की पहचान करना। ठीक है, तो इसमें हम हालांकि डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम किसका रिकॉग्नाइज करेंगे? डिसीज को। ठीक है, तो डायग्नोसिस किसकी करोगे? डिसीज की। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है? पहचान। ठीक है, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? किसी भी डिसीज को क्योर करना। क्योर करना मतलब प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, किसके जरिए? बाय यूजिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे? थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ह्यूमन डिसीजेस के बारे में लिखा है। ठीक है, तो हम कहाँ पे अप्लाई करें? ह्यूमन डिसीजेस में। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल हैज टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज रेडियो न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो रेडियो न्यूक्लियाइड को दूसरा दूसरा नाम भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्या नाम है दूसरा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कह सकते हो, एलिमेंट नहीं कह सकते हो क्योंकि एलिमेंट एक छोटा यूनिट है। ठीक है, दूसरा है फार्मास्यूटिकल। एक दूसरा फार्मास्यूटिकल एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आपकी रेडियो फार्मास्यूटिकल में यूज हो रही है, एक तो रेडियो न्यूक्लियाइड, दूसरा फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, वो इन रेडियो फार्मास्यूटिकल which component is used? तो फर्स्ट वन इज रेडियो न्यूक्लियाइड और सेकेंड वन इज फार्मास्यूटिकल। ठीक है, और दूसरा पूछ सकते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल कहाँ पे यूज होता है? तो इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीजेस। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा। तो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप डिजाइन करोगे कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल का सिलेक्शन होता है। फार्मास्यूटिकल का सिलेक्शन होता है। फार्मास्यूटिकल कोई भी मार्टी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो इसमें उस फार्मास्यूटिकल, ठीक है, सिलेक्शन किस बेस पे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि किस पार्ट में डिसीज है। ठीक, किस पार्ट में डिसीज है। ठीक है, तो उस पार्ट में हम, और वो सॉरी, किस पार्ट में डिसीज है और वो पार्ट कौन कौन से फंक्शन कर रहा है और किस किस अदर ऑर्गन से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम फार्मास्यूटिकल एजेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेकेंड हमारा क्या है? रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो रेडियो न्यूक्लियाइड्स के कैसे मतलब सिलेक्शन करोगे आप? इसका सिलेक्शन होता है कि ईच रेडियो न्यूक्लियाइड, मतलब एक ईच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज स्पेसिफिक, ओके, स्पेसिफिक एंड यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीजेस, ओके, फॉर डायग्नोसिस एंड देयर थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। ओके, तो इसमें क्या हो गया? रेडियो सिलेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल। दूसरा है रेडियो न्यूक्लियाइड। तो रेडियो न्यूक्लियाइड का सिलेक्शन किस बेस पे होगा कि कौन सी डिसीज आपको है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया किसका? रेडियो फार्मास्यूटिकल का, दूसरा सुटेबल रेडियो न्यूक्लियाइड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा आई थिंक यहाँ पे जो डिजाइन ऑफ फार्मास्यूटिकल का है, किस बेस पे यहाँ पे है? प्रेफरेंशियल लोकलाइजेशन इन गिवन आर्गन। ठीक है, किस पोजीशन पे वो आर्गन प्रेजेंट है और उस कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमारा फार्मास्यूटिकल का सिलेक्शन हो गया और सुटेबल रेडियो न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो हमने जो अभी बात कर रहे थे वो एक्चुअली बाद की बात है, बट पहले क्या होता है? रेडियो न्यूक्लियाइड हम उसमें कोई अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लाइड यूज करते हैं, अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लाइड यूज करते हैं। ठीक है, और किससे अटैच करते हैं? उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल से। ठीक है, तो जब भी आप फार्मास्यूटिकल से उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, रेडियो एक्टिव
सब्सटेंस को बाइंड करोगे या टैग करोगे, ठीक है, ठीक है, तब वो पूरा आपका होल स्ट्रक्चर क्या कह रहेगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया कि ठीक है, तो सिलेक्शन फार्मास्यूटिकल का किस बेस पे हुआ, पहले हम उसकी कौन सी प्रेफरेंस साइट देखते हैं, कहाँ पे वो है और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो ऑर्गन। दूसरा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या कह लो रेडियो न्यूक्लियाइड यूज किया, और वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि अगर वो अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या क्या नहीं करेगा, रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबल स्टेबल रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा तब भी रेडिएशन इमिट होगी, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। बात समझ में आई? तो दो तरह के आपके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, एक स्टेबल होते हैं, दूसरा अनस्टेबल होते हैं। तो हमें यूज कौन सा करना है, अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लाइड यूज करेंगे, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम एडमिनिस्टर करते हैं या इंटर करते हैं किसके, बायोलॉजिकल सिस्टम में। कहाँ पे इंटर किया, बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। अब वो जाके पर्टिकुलर क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर जाके वो क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है। स्टेबल होना चाहेगा, जब स्टेबल के मतलब स्टेप बाय स्टेप वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और उस प्रोसेस के दौरान क्या कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, ठीक है। तो वो रेडिएशन हम डिटेक्ट करते हैं बाय रेडिएशन डिटेक्टर। आपका ये पूरा कंप्यूटराइज मतलब वो हो जाता है, यहाँ पे कंप्यूटराइज से अटैच होता है आपका डिटेक्टर। तो हम उस पर्टिकुलर रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल का डिजाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जो मैंने पहली बार बोला था कि रेडियो न्यूक्लाइड का सिलेक्शन किस बेस पे होता है, वो बात की बात है कि ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या किए, फार्मास्यूटिकल का सिलेक्शन किए, उसको अटैच किए रेडियो न्यूक्लाइड से, टैग किए दोनों को, और इंट्रेंस मीन्स एडमिनिस्टर्ड किए इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसने क्या किया, अनस्टेबल है तो रेडिएशन इमिट करेगा, और वो डिटेक्ट किया जाएगा रेडिएशन थ्रू रेडिएशन डिटेक्टर, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसका। दूसरा हम बात करते हैं इसका थोड़ा आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स एक्चुअली इन्वॉल्व होता है जब हम किसी आइटम आइटम के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, ऑफ एन आइटम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कौन कौन से प्रोटॉन, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे डिफरेंस किसमें है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो हमेशा ध्यान रखना आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका होगा आइसोटोप्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसको थोड़ा आप छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड हो गया इससे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा चलो रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स, जो भी रेडियो आइसोटोप्स होंगे हम यूज करेंगे, वो हम अनस्टेबल यूज करेंगे, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। उसको हम रेडियो न्यूक्लियाइड्स भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्टेबल आइसोटोप्स विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय रेडियो एक्टिव डिस्टिंगुइशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब अनस्टेबल होगा और वो रेडियो आइसोटोप यूज किया जाएगा, वो बॉडी के अंदर जाएगा, अनस्टेबल है तो स्टेबल की स्टेट को पाना चाहेगा, और उस प्रोसेस के दौरान इमिट क्या करेगा, रेडिएशन, ठीक है। तो उसको हम बाई डिटेक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डिसीज की पहचान हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है, फिर उसका हम फर्दर ट्रीटमेंट कर देते हैं थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है। फिर बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मास नंबर क्या होता है, मास नंबर हमेशा ऊपर, ये आपका आइटम है, सबसे ऊपर क्या दिया होता है, मास नंबर, ठीक है। और नीचे दिया होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो मास नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आइसोटोप्स में क्या मैंने बताया, एटॉमिक नंबर सेम, न्यूट्रॉन डिफर करते हैं, ठीक है। तो ये 6, देखो ये दो आइसोटोप्स कार्बन के मैंने यहाँ पे शो किए, फर्स्ट वन इज कार्बन 12, सेकेंड वन इज कार्बन 14। परसेंटेज इसका होता है 99.9%, कार्बन C12 जो नेचर में नेचुरल एबिडेंस की है 99.9%,
0.1% पाया जा रहा है आपका C14, ठीक है। तो ये काफी कम मात्रा में यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप्स हुए, तो C12 एंड C14, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे वो फिगर दे सकता है, पूछ सकता है कौन सा मास नंबर होता है, कौन सा एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसमें अनस्टेबल आइसोटोप्स अंडरगोस चेंजेस इन स्टेबल स्टेट्स। जैसे आपने रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स यूज किए जा रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल में, वो सारे अनस्टेबल होते हैं, और चेंजेस उसमें होता है अंटिल स्टेबल स्टेट इज रीच। जब तक वो स्टेबल स्टेट में नहीं पहुंच जाते तब तक वो क्या होते हैं, रेडिएशन इमिट्स करते जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम दे रीच द स्टेबल स्टेट, ठीक है। फिर द एटॉमिक न्यूक्लियस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन का रेडियो एक्टिव डिके, और इस प्रोसेस को क्या बोले हम, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। रेडिएशन इज इमिटेड, कौन कौन से रेडिएशन इमिट करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रेडियो एक्टिविटी, क्या है रेडियो एक्टिविटी, एक फिनोमेनन है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम चेंज, मतलब क्या करता है, अंडरगोज चेंजेस अंटिल स्टेबल स्टेट इज रीच्ड, ठीक है। तो स्टेबल स्टेट के दौरान जो मतलब रेडिएशन इमिट करा, वो कौन कौन से रेडिएशन है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी, तो आपको, या फिर रेडियो एक्टिव डिके, तो आपको कौन सा आंसर मानना है, अल्फा बीटा एंड गामा रेज। हमेशा ध्यान रखना गामा पार्टिकल्स नहीं होता बेटा, गामा रेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ खास तो नहीं इसमें समझाना है आपको, पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। रेडिएशन होता है या तो आप वेव्स कह सकते हो या पार्टिकल। तो रेडिएशन बिहेव एज ए पार्टिकल आर वेव्स, ओके। कहाँ से आती है, कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से वो पार्टिकल्स या वेव्स आना, वो क्या कहलाएगा आपको, रेडिएशंस, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स आर रेडियो न्यूक्लाइड्स। ये तो आइसोटोप्स का यहाँ पे एटम में आइसोटोप्स जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके एटम के बारे में डिस्कस चल रहा है, ठीक है। तो आपको बस इतना जानना है कि रेडिएशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल वेव्स कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम्स, ठीक है, थ्रू विच द एटम अटेम्प्ट्स टू अटेन ए मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमेशा अनस्टेबल होगा तो स्टेबल की स्टेट में पहुंचना चाहेगा, ठीक है। तो उस दौरान वो रेडिएशन इमिट करेगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। गामा रेज नॉट पार्टिकल, ठीक है। तो तीन टाइप की आपकी होगी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेडिएशन आपका क्या है, पार्टिकुलर वेव्स। कब ये रेडिएशन निकलेंगी, जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम चेंजेस टू, कहाँ चेंज हो, स्टेबल स्टेट में, ठीक है, तब वो इमिट क्या करेगा, रेडिएशन। और रेडिएशन कितने टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द रेडिएशंस, ओके। फिर पार्ट थोड़ा बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक रेडियो एक्टिव डीके, फिजिकल हाफ लाइफ एंड बायोलॉजिकल लाइफ हाफ लाइफ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, प्रोसेस इन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली लॉसेस। स्पॉन्टेनियसली मतलब एक ही साथ एक ही समय में लूज करता है एनर्जी बाय इमिटिंग आयोनाइजिंग पार्टिकल्स लाइक अल्फा बीटा एंड रेडिएशंस, ठीक है। तो कुछ तो आयोनाइजिंग पार्टिकल्स इमिट करता है और कुछ में रेडिएशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके क्या इमिट्स हो रहा है, आयोनाइजिंग पार्टिकल है, रेडिएशंस, ठीक है। फिजिकल हाफ लाइफ क्या होता है, तो इट इज द पीरियड, क्योंकि हाफ लाइफ की बात करें तो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेडियो एक्टिविटी लेवल ऑफ ए सब्सटेंस टू एग्जैक्टली वन हाफ ऑफ इज ओरिजिनल वैल्यू ड्यू टू स्लोली टू रेडियो एक्टिव डीके। तो 50% मतलब क्या क्या हुआ कि 50% वो स्टेबल हो गया, ठीक है। उस टाइम, उस लगे हुए टाइम को क्या बोलते हैं, फिजिकल हाफ लाइफ, ठीक है। इसी तरह से हम बायोलॉजिकल सिस्टम में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एलिमिनेट वन हाफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजिकल हो गया, ये फिजिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड मींस इट, what is called is the period of time required to reduce the radioactive level of a substance to exactly one half of its original value, okay। तो क्या कहलाएगा आपका फिजिकल हाफ लाइफ। जब भी आपका वहां पे देखना
अगर पैराग्राफ में कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा पहचान है, आप पहचान सकते हो। फिर आता है इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होता है यहाँ पे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन एन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, टू बी डिमिनिश्ड मतलब रिड्यूस बाई 50%, ठीक है। बात सब में 50% रिड्यूस की है क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड बायोलॉजिकल एलिमिनेशन, ठीक है। तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइडियल रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज की। एक आइडियल रेडियो फार्मास्यूटिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है। सबसे पहले उसका 60 हाफ लाइफ आइसोटोप होना चाहिए, मतलब आइडली 1.5 टाइम्स द ड्यूरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीडर, ठीक है। एनर्जी ऑफ गामा रेज, उस आइडियल जो हम अप्लाई करेंगे गामा रेज वो 100 टू 250 किलो वोल्ट में होना चाहिए। प्योर गामा एमिटर होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो, उसका क्या टारगेट ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन टारगेट, क्योंकि नॉन टारगेट में क्या होता है, जो आपका अदर ऑर्गन से वो अफेक्ट कर जाते हैं, जिससे हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकता है, ठीक है। लोकलाइजेशन वाले टिश्यू टिश्यू पे ही अप्लाई करेंगे। इजी प्रोपरेशन होनी चाहिए उसकी रेडियो फार्मास्यूटिकल की, और इकोनॉमी प्राइस, इजिली सब लोग उसको परचेस कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ उसकी एक आइडियल रेडियो फार्मास्यूटिकल की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिके टाइप्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिके टाइप्स की बात करते हैं। तो व्हेन एन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव डिके कब होगा, जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, स्टेबल न्यूक्लियस में, ठीक है। तब वो क्या करेगा, आइदर अल्फा पार्टिकल्स डिके करेगा, या बीटा पार्टिकल्स, या गामा रेज, ठीक है। तो तीन तरह के पार्टिकल्स हो, दो तरह के पार्टिकल्स वन तरह की रेज इमिट करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेडियो एक्टिव डिके टाइप्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इधर अल्फा पार्टिकल्स इमिट करेगा, या बीटा करेगा, या फिर गामा पार्टिकल्स इमिट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं परसेंट पेनिट्रेटिंग पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नीट में और आपका ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह इसमें मतलब मोस्टली आ जाता है पेनिट्रेटिंग पावर से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स में भी कंप्लीटली स्टॉप बाई अ शीट ऑफ पेपर। तो पेनिट्रेटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कुछ नहीं मतलब वेरी लेस, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स बाय एल्युमिनियम शील्डिंग, ओके, एंड गामा रेज कैन only be reduced by much more substantial mass such as very thick layer of lead, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अल्फा, सबसे ज्यादा गामा रेज, क्योंकि ये पास हो रही है रेज है, रेडिएशन। बीटा रेज मीडियम है, अल्फा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा की, देन बीटा की, ठीक है, देन अल्फा की, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स डीके होता है तो चेंजेस क्या होते हैं किसी भी आइसोटोप में। अल्फा पार्टिकल्स डीके में चेंजेस क्या हुए अभी देख रहे हूँ। तो अल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ टू प्रोटॉन्स, किससे, अल्फा पार्टिकल्स मतलब जैसे हीलियम आप एग्जांपल ले लो, तो हीलियम में क्या होता है, टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस मींस व्हेन ए न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस है अगर अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, देन उसके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। एटॉमिक नंबर मतलब कोई भी एक्स है तो एटॉमिक नंबर कहाँ पे, यहाँ पे होगा, और मास नंबर ऊपर होगा। तो मास नंबर में चेंजेस कितना है, डिक्रीमेंट 4 का है। अगर यहाँ पे 32 है तो कितना माइनस हो जाएगा, सपोज दैट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे अगर 30 है उसका एटॉमिक मास, देन उसमें चेंजेस 4 का होगा, माइनस हो जाएगा तो 26 बचेगा, और एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होगा 2। मतलब अगर यहाँ पे 18 है तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये चेंजेस आएंगे उसके एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर में, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर रिलेटिवली स्लो होते हैं, ठीक है, स्लो क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर इसीलिए उनकी कम होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। एंड हैवी, ठीक है, अगर कोई चीज हैवी है तो स्लो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। एंड लो पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, तो स्लो है इसलिए उनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफी कम है, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका, ठीक है, बिकॉज दे हैव ए लार्ज चार्ज, चार्ज इस पे ज्यादा होगा, अल्फा पार्टिकल आयोनाइज अदर एटम्स स्ट्रांगली, ठीक है। आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है जबकि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो होती है, ठीक है। तो यहाँ से आइदर वो पूछ देगा आयोनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, तो अल्फा पार्टिकल्स,
बट यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर सबसे लो किसकी होती है, तो अल्फा पार्टिकल्स। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है उसके एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक किसमें, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, बीटा पार्टिकल डीके, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल डीके में क्या होता है, बीटा पार्टिकल डीके तब जब होगा तब चेंजेस चार्ज ऑफ -1, मतलब चेंजेस क्या होगा 1 का, ठीक है। तो दिस मींस दैट बीटा पार्टिकल्स आर द सेम एज इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा पार्टिकल किसके इक्वल हो गए, इलेक्ट्रॉन के। दिस मींस द एटॉमिक मास इज अनचेंज्ड, एटॉमिक मास में यहाँ पे कोई चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और आपका जो एटॉमिक नंबर है उसमें डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक है, इधर एक प्लस हो जाएगा या फिर एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। दे आर फास्ट एंड लाइट, ठीक है। एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, ये क्या होते हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है, मीडियम होती है कह लो आप। और थोड़ा ये हल्के भी होते हैं उससे, ठीक है, और फास्ट होते हैं, इसकी वजह से इनका मीडियम पेनिट्रेटिंग पावर हो जाती है, ठीक है। बीटा पार्टिकल आयोनाइज एटम दैट दे पास बट नॉट स्ट्रांगली एज अल्फा पार्टिकल, बट आयोनाइजेशन पावर अल्फा से कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम करेगा अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गामा रेज की। गामा रेज का देखते हैं थोड़ा, ओ सॉरी, हाँ गामा रेज का देखते हैं। गामा रेज आर वेव्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गामास गामा गामास रेज, ठीक है। तो गामा रेज आर वेव्स, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन ऐसे आएगा नॉट गामा रेज आर वेव्स आर पार्टिकल, ठीक है। तो गामा रेज आर वेव्स, ठीक है, नॉट पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम गामा रेज को क्या बोलेंगे, वेव्स होती है, ठीक है। दिस मींस दैट दे हैव नो मास एंड नो चार्ज। तो इसका रीजन ये है कि उसमें कोई मास और चार्ज नहीं होता है, इसके कारण वो बिहेव एज ए वेव्स, ठीक है। गामा रेज हैव ए हाई पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, जैसा कि हमने एल्युमिनियम फाइट से पास कराया था, तो गामा रेज पास हो रही है यहाँ एल्युमिनियम मेटल से, ठीक है। तो इनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। गामा रेज डू नॉट डायरेक्टली आयोनाइज देयर एटम, बट आयोनाइजेशन पावर इनकी सबसे कम होती है, ठीक है। दे although they may cause atoms to emit other particles which will them cause ionization, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा वेव्स की ज्यादा होती है और आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होती है, ठीक है। तो आयोनाइजिंग का रेशियो क्या, अल्फा की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा, देन बीटा हो गया आपका, देन गामा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा क्या, पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। पेनिट्रेटिंग गामा की सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन बीटा, देन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिवेशन। 3 टाइप के हैं, चार्ज पार्ट की रिएक्शंस, प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन, न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन। इसमें कुछ ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ना कि चार्ज पार्ट की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या यूज होता है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। क्या यूज होता है, साइक्लोट्रॉन यूज होता है। प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन जब होती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है, और न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन जब होती है तो रेडियो न्यूक्लाइड होता है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज यूज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बारे में। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बारे में जब भी पढ़ोगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो नेचुरल क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियसली, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन हैं उनको कोई हमें कराने के लिए फोर्स नहीं, वो स्पॉन्टेनियस होती रहती हैं, ठीक है। जैसे ए से बी बना तो बी से सी बना, फर्दर रिएक्शन चलती जाएंगी, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय पार्टिकल बम्बार्डमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेडिएशन आर रेडियो न्यूक्लियर्स कॉमनली एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट इन न्यूक्लियर मेडिसिन आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, ठीक है। इनका हम प्रोडक्शन कैसे होता है, आर्टिफिशियली, मतलब बाहर से बनाना पड़ रहा है, ठीक है, मैन मेड यू कैन से, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनने के चांसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस क्या होती हैं, इट इज द बम्बार्डमेंट ऑफ ए नॉन रेडियो एक्टिव टारगेट्स, ठीक है। नॉन रेडियो एक्टिव टारगेट्स न्यूक्लियस विद ए सोर्स ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। कौन से यूज किए, थर्मल न्यूट्रॉन्स यूज किए जा रहे हैं, किस पे,
नॉन रेडियो एक्टिव टारगेट्स, ठीक है, इन ए डिवाइस कार्ड रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर, ठीक है। तो ये आपका रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर हो गया, जिसमें बम्बार्डमेंट करते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स की, किस पे, नॉन रेडियो एक्टिव टारगेट्स, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आई थिंक देख लेना एक बार, बट चांसेस कम है, ठीक है। फिर ये आपका हो गया रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर्स, ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस किया है आपको। नेक्स्ट पार्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये आपका आएगा, इसमें से क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज में यूज हो रहा है, दे आर रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या होते हैं रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियाइड होगा और प्लस फार्मास्यूटिकल, डिजाइन टू डिलीवर थेरेप्यूटिक डोजेज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू स्पेसिफिक डिसीज साइट, ठीक है। तो क्यों डिजाइन किए जा रहे हैं कि डिलीवर करने के लिए थेराप्यूटिक डोजेस, ठीक है, ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, टू स्पेसिफिक डिसीज साइट, ठीक है। तो हम क्या किए, पहले डिसीज का सिलेक्शन किए, फिर रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल डिजाइन किए, फिर उसका डिलीवर किए, मीन्स एडमिनिस्ट्रेट कर दिए, ठीक है, थेरेप्यूटिक डोजेस फॉर्म में। वो आयोनाइजेशन रेडिएशन किस पे फिर एक्ट करेंगे, स्पेसिफिक डिसीज साइट पे एक्ट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एज एन एड इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल accumulated in organ of interest emit gamma radiation which are used for imaging of the organs with the help of external imaging devices। तो यहाँ पे एक तो डिलीवरी, मतलब हम फार्मास्यूटिकल एजेंट यूज कर रहे हैं बॉडी के अंदर डिलीवर करने के लिए एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज, बट दूसरे में हम डायग्नोस कर रहे हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड आइडेंट डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपके एप्लीकेशन हो गए, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल का। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, तो उसमें दे देगा ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस एज एन एड इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस, थर्ड दे देगा कोई गलत वो दे देगा, और फोर्थ दे देगा ए एंड बी, तो ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात थोड़ा करेंगे यहाँ पे, तो आई थिंक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, बट मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख लेना इसको, कि ये सारे क्रोमियम 51 एक कौन से आइसोटोप्स किस डिसीज में यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है कि क्रोमियम 51 किस में यूज हो रहा है। डायग्नोस्टिकली टू डिटरमाइन द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वॉल्यूम, सर्वाइवल टाइम एंड फॉर स्कैनिंग द स्प्लीन, ठीक है, किस स्टेट में क्रोमियम +6 है। इसी तरह से कोबाल्ट 57 एंड 60 एग्जिस्ट करता है। ये भी पूछ सकता है कि कोबाल्ट एग्जिस्ट इन 57 एंड 60, हमेशा ध्यान रखना। और किस में यूज हो रहा है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। आयरन 59 किस में यूज हो रहा है आपका, आयरन के किस में यूज हो रहा है, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रिलेटेड टू एस्पेक्ट ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म एंड आरबीसीज फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड 198 यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लूरल इन्फ्यूजन एंड एसाइड्स, ठीक है। आयोडीन के दो आइसोटोप्स हैं 125 एंड 131, यूज किस में हो रहा है, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। मरकरी के दो आइसोटोप्स हैं 197 203, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसीजेस एंड ब्रेन डिसीजेस, ओके। फास्फोरस 32 किस में यूज हो रहा है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस न्यूप्लास्टिक डिसीजेस, मतलब एंटी एज यूज फॉर द एंटी कैंसर, यू कैन से कैंसर डिसीजेस, नॉट एंटी कैंसर, कैंसर डिसीजेस, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एक ही दो आएंगे। और रेडियो फार्मास्यूटिकल के एप्लीकेशंस क्या हैं ये देख लेना, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, ठीक है। और थोड़ा अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रेडियो आपका आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन सकता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट, ठीक है, इससे ज्यादा आपका कुछ पूछा नहीं जाने वाला है, आपके पास टाइम भी कम है। तो इसका थ्योरी आप पढ़ना थोड़ा, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। मोर देन 70% तो समझ में आएगा ही, 30% माइनस हो सकता है। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने सेंड कर दिया आपको, वो देख लेना। तो ये आपको टॉपिक पूरा खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है।